हाँ जी, स्क्रीन आ रही है? जी सर, आ रही है। अच्छा, ये तो वो चीज़ें थी जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके थे और मुझे आज डिस्कस ये नहीं करनी थी, लेकिन बहरहाल हमने फिर भी जो है वो डिस्कस कर ली हैं ताकि ज़रा थोड़ा-सा आपको रिफ्रेश हो जाए। इसी के ऊपर आपको क्वेश्चंस वगैरह भी आज ही मैं फॉरवर्ड कर दूंगा। कोशिश करूंगा कि साथ में उसके मैं जो सॉल्यूशंस हैं वो भी आपको भेज दूं ताकि ज़रा थोड़ा सा आपके लिए करना आसान हो जाए, लेकिन प्लीज़ सॉल्व ज़रूर कर लीजिएगा। पढ़ें, सारा कुछ जो आपको पहले पढ़ाया था वो आप भूल चुके हैं। ऐसन ये इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी क्या कहती है यार? इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी? हाँ जी सर, ये इंटरेस्ट रेट के बारे में बताती है कि वही जो आपने बताया था कि इंटरेस्ट रेट अगर ज्यादा हो गया तो इसका मतलब ये है कि कंट्री में इन्फ्लेशन हो रही है। ठीक है, और अगर और इन्फ्लेशन होगी तो फिर इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा और फिर जो करेंसी की जो है करेंसी की पावर डिक्लाइन कर जाएगी, करेंसी वीक हो शाबाश, जाएगी। वो डिप्रिसिएट करेगी। ठीक है, बिल्कुल सही है। इब्राहिम जी सर, परचेजिंग पावर पैरिटी क्या कहती है यार? परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी सर, जी जी सर मतलब दूसरी कंट्री की कोई चीज परचेज करने पे जो डोमेस्टिक करेंसी पे करनी पड़ती है, उनकी जो डिफरेंस है उसको मेजर करने में होती है। जी, दोबारा से नहीं समझ में आई। बंद कर दें। सर, दूसरी कंट्री की कोई भी चीज अगर परचेज करने पे हमें जो अमाउंट पे करनी पड़ती है, उनकी वैल्यू और अपनी डोमेस्टिक करेंसी, उनका जो डिफरेंस होता है वो मेजर करती है। बिल्कुल ऐसी बात नहीं थी। उस्मान जी सर। यार ये क्या गलत बात कर रहा है? जी सर, क्या बताऊं? परचेजिंग पावर पैरिटी क्या कहती है? सर इसका आइडिया नहीं है। माशाल्लाह। जो फॉरेन बाबर सर, इन्फ्लेशन रेट में चेंज होने की वजह से जो करेंसी में चेंज आता है। इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो आपकी महंगाई होगी। महंगाई बाबर खामोश हो गए आप यार, आवाज पहले बिल्कुल ही नहीं आई थी, आप रिपीट कर सकते हैं? मेरा ख्याल है रहने दें, आपकी आवाज नहीं आ रही है, बहुत कट रही है। नबी जो एक्सचेंज वो उन पे इफेक्ट पड़ता है। जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ेगी। बाबर की आवाज कट रही है सर। जी जी, मैं ही एक्सप्लेन कर देता हूँ। परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी ये कहती है कि अगर कोई भी कमोडिटी है तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द ज्योग्राफिकल लोकेशन उसकी वैल्यू सेम होनी चाहिए। अगर आपके उसमें $1 में अगर मिल रहा है, 1 किलो गंदम मिल रही है, तो वो मेरे यहाँ पे भी उसकी वैल्यू वही होनी चाहिए। और अगर मेरे यहाँ पे पाकिस्तान में गंदम अगर महंगी बिक रही है इन कंपैरिजन टू द यूएस, तो फिर मेरी करेंसी जो होगी वो डिक्रीज यानी डिप्रिसिएट होगी टू अकोमोडेट फॉर द फैक्ट दैट कि मेरी करेंसी जो है वो चीपर है इन कंपैरिजन टू द यूएस। तो ये परचेजिंग पावर के साथ है कि उसी मुल्क में, एक दूसरे की करेंसी के साथ नहीं है। उस्मान या ठीक है। जो उसने बात बताई थी इब्राहिम ने, इब्राहिम सुन रहे हो? जी जी, सुन रहा हूँ सर, आवाज आ रही है।
हाँ, गुड्स के परचेज करने के लिहाज से है, ठीक है, ठीक है। ठीक है, और ठीक ये है। ये सारी चीजें पीछे से पढ़ना शुरू करेंगे तो बिल्कुल ही आप लोग भूल रहे हैं यार। सर ये विद इन अ कंट्री आप कह रहे हैं कि विद इन अ कंट्री जो एक्सचेंज रेट में जो क्या कहते हैं डिफरेंस होगा? नहीं, विद इन अ कंट्री This is not a within a country. हाँ, दिस इज मतलब दिस इज टू डू विद कि अगर हमारे मुल्क में एक चीज कोई चीज मिल रही है वो 10 रुपए की मिल रही है और दूसरे मुल्क में वही चीज 5 रुपए की मिल रही है तो इट मींस देयर इज अ परचेजिंग पावर पैरिटी। तो जिस जगह पे वो चीज महंगी बिक रही होगी तो उसकी जो करेंसी है वो वीकर है, इट नीड्स टू बी डेप्रिसिएटेड। सर इन अ सिंपल वर्ड डिफरेंस बिटवीन इन्फ्लेशन रेट बिटवीन द कंट्री कह सकते हैं। ठीक है सर। ठीक है। अच्छा, अब तो ये तो वो चीजें थी जो कि हमने पहले की पढ़ी हुई हैं और फिलहाल इसको डिस्कस करने का कोई फायदा नहीं है। तो ये क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, इन क्वेश्चंस में से भी हमने ये डेम्बोर्गन वाला भी कर लिया था हमने, और हमने ये 21-1 भी किया था, 21-2 भी कर लिया था, 4 आई डोंट रिमेम्बर कि हमने किया था या नहीं किया था, 4 नहीं किया था, ये करेंसी स्वैप से रिलेटेड है। बहरहाल ये कुछ जो क्वेश्चंस हैं, 3 क्वेश्चंस आपने करने होंगे और उनके मैं आपको सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन अटेम्प्ट कीजिएगा जरूर प्लीज। जी सर। ठीक है। अच्छा, इसके बाद है जो हमने आज जो बात करनी है वो करेंसी फ्यूचर्स पे है, मैनेजिंग फॉरेन एक्सचेंज रिस्क और करेंसी फ्यूचर्स की बात करनी है। फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? अक्सा है हमारे साथ? अक्सा? यस सर। हाँ जी, ये फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं? सर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स वही होते हैं जो कि अभी हमने अमाउंट सेट कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट हम उसी प्राइस पे फ्यूचर पे जाके करेंगे। ऐसा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो कि स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड किया जा सकता हो, ऐसे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। ऐसा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो कि स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड हो सकता हो, उसको फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट कहते होते हैं। जी जी, एग्जांपल देंगे? स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड, देखिए हर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड नहीं होगा। जैसे हर शेयर जो है, हर कंपनी का शेयर स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड नहीं हो सकता। स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड होने के लिए आपको पहले लिस्टिंग रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ेगी, तो फिर आप जो है वो स्टॉक एक्सचेंज की लिस्ट में रजिस्टर हो सकते हैं। वंस यू आर रजिस्टर्ड इन द लिस्ट, तो फिर आपकी शेयर्स की बाइंग और सेलिंग वहां हो सकती है। इसी तरह हर जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है वो स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड नहीं हो सकता है, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड होने के लिए जो कंडीशंस हैं वो स्टॉक एक्सचेंज डिटरमिन करेगा। जो गुड्स की स्पेसिफिकेशंस हैं, जो अमाउंट है, जो कॉन्ट्रैक्ट के यूनिट्स हैं, जो डिलीवरी डेट है, ये सारी चीजें जो है वो आपका स्टॉक एक्सचेंज ही डिसाइड करता होता है, आप डिसाइड नहीं करते होते। नहीं वो ठीक है सर, मैं ये पूछ रहा हूँ कि इज देयर एनी लाइव मतलब कोई एग्जांपल जो आपके आइडिया में हो जो कि बहुत ही रिप्यूटेड हो, जो कि बाकी लोग भी आप बोल रहे तो बाकी भी समझ जाए अच्छा ये। नहीं, जैसे गोल्ड के या ये जो उसके ऑयल के फ्यूचर्स वगैरह, ऑयल की बाइंग एंड सेलिंग जो होगी वो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू होगी, जो कि हाँ स्टॉक ठीक है, एक्सचेंज के थ्रू होगी। ठीक है, ऑयल का होता है, ऑयल का होता है, हाँ। ठीक है, अच्छा, राइट। तो अ फ्यूचर इज अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ये यहाँ पे अगर पहले ही उसमें आप देख लें तो फ्यूचर इज अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉर द परचेज और सेल ऑफ अ स्टैंडर्ड क्वांटिटी of an item for settlement or delivery at a specified future date। एक तो परचेज और सेल ऑफ अ स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, क्वांटिटी भी आप डिटरमिन नहीं कर सकते, क्वांटिटी के नंबर्स भी आप डिटरमिन नहीं कर सकते, क्वांटिटी की क्वालिटी भी आप डिटरमिन नहीं कर सकते हैं, वो पहले से प्री सेट होती है।
और जो डिलीवरी डेट है और डिलीवरी मोड जो होगा वो भी स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से, या जो भी एक्सचेंज होगी जहाँ पे हमारे यहाँ पे पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज है जिस पे इनकी ट्रेडिंग जो है वो हुआ करती है। रूल्स एंड रेगुलेशंस वगैरह जो उसके हैं वो भी मैं आपको आप लोगों के साथ शेयर भी कर लूंगा, ठीक है। It is therefore a contract to buy or sell a quantity of an item at a future settlement date at a price agreed now. बात वही अक्सा वाली है कि कॉन्ट्रैक्ट अभी हो रहा है, चीजें डिसाइड अभी हो रही हैं, डिलीवरी उसकी जो है वो फ्यूचर के ऊपर होगी, बट देन अगेन जो कंडीशंस भी हैं वो भी आपकी अपनी मुकर्रर करदा नहीं है, बल्कि वो स्टॉक एक्सचेंज की ही डिटरमिन्ड और प्री डिटरमिन्ड और प्री स्पेसिफाइड हैं जिनको आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो दे आर बेसिकली standardized contracts, or every futures contract for the purchase or sale of a particular item is identical to every other futures contract for the same item, with the only exception that their settlement dates or या delivery dates may differ. ये वही जो रेगुलेशन जो बातें हैं जो कि किसी भी उसके साथ होती हैं फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट के साथ, ये वही वाली बातें हैं। They are traded on an exchange rather than negotiated over the counter. जो भी इनकी मर्केंटाइल एक्सचेंज है या जो भी फ्यूचर्स या फॉरवर्ड की जो अलग एक्सचेंज होगी उसके ऊपर ये ट्रेड होंगे, आपस में मिल बैठ के आप इसको डिसाइड नहीं करते होते हैं। ओवर द काउंटर वो चीजें हैं जो कि रेगुलर एक्सचेंज के ऊपर जो है वो ट्रेड ना हो रही हो। मतलब इनकी ट्रेडिंग भी उसी तरह हो रही होगी जिस तरह के स्टॉक्स की हो रही होती है, जिस तरह स्टॉक्स की हो रही होती है, जैसे वो ऑर्गेनाइज्ड है इसी तरह ये भी ऑर्गेनाइज्ड है। एग्जैक्टली, ठीक है। मसलन हम इसी चैप्टर में आगे जाके देखेंगे कि अगर आपने कोई फॉरेन एक्सचेंज की बाइंग या सेलिंग करनी है तो एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो प्री स्पेसिफाइड 1,25,000 यूरोज का है। अगर अब आपने 5 लाख का कोई कॉन्ट्रैक्ट करना है, 5 लाख का कॉन्ट्रैक्ट करना है तो आपको 4 1,25,000 वाले कॉन्ट्रैक्ट साइन करने पड़ेंगे। लेकिन अगर 6 लाख का कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है तो आपके पास 5 लाख तो आप हेज कर सकते हैं, 1 लाख रुपए आपका हेज होने से रह जाएगा, क्योंकि 1 लाख रुपए का अलहदा से कोई कॉन्ट्रैक्ट जो है वो स्टॉक एक्सचेंज पे नहीं बिक रहा होगा। सर काइंडली दोबारा से जरा इसको रिपीट कर दीजिएगा, थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ है। मसलन आपने फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट किया, अमाउंट जो पे करनी थी वो आपने 5 लाख करनी थी, 5 लाख यूरोज पे करने हैं, तो 5 लाख यूरोज के लिए तो 4 कॉन्ट्रैक्ट आपके साइन हो जाएंगे 1,25,000 वाले। 1,25,000 यूरो। ये मतलब कोई हार्ड रूल है कोई? हाँ जी हाँ जी हाँ 25,000 का मतलब एक हाँ जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। और 4 कॉन्ट्रैक्ट्स आपने साइन किए तो टोटल अमाउंट जो आपकी हो गई वो 5 लाख की हो गई। लेकिन अगर 6 लाख हेज करना चाहते हैं आप तो कॉन्ट्रैक्ट जो साइन कर सकते हैं वो तो अमाउंट 1,25,000 फिक्स है, और आप जो मैक्सिमम भी अमाउंट हेज कर सकेंगे वो इसका मतलब है कि 5 लाख कर सकेंगे, और 1 लाख की अमाउंट आपकी हेज होने से रह जाएगी। क्लियर है? ठीक है सर। ओके सर। तो इसका क्या हाल है सर? उसका हाल फिर ये है कि जो 1 लाख रुपए आपका रह गया वो आप ओवर द काउंटर किसी और बंदे के साथ आप जो है वो 1 लाख रुपए की उसका कॉन्ट्रैक्ट आप कर लें। 5 लाख रुपए आप स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू हेज करवा लें, 1 लाख रुपया जो रह गया है वो आप उसके लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट किसी और बंदे के साथ सेपरेटली कर लें। नंबर 1 नहीं आप ये चाहते हैं इस तरह तो आप एक ही बंदे के साथ 6 लाख के 6 लाख का कॉन्ट्रैक्ट कर लें। नहीं तो अभी तो आप कह रहे हैं कि 1,25,000 की लिमिट है, इससे ऊपर जा नहीं सकते। नहीं मैं ये कह रहा था कि अगर आपने उसको स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड करना है तो फिर बाइंडिंग है कि भाई एक कॉन्ट्रैक्ट 1,25,000 का होगा, 1 लाख का नहीं होगा। लेकिन मैं और आप अगर कर रहे हैं तो मेरे और आपके ऊपर तो ये चीजें वो नहीं है, लागू नहीं होती। हाँ बिल्कुल ठीक है, ठीक है सही हो। अच्छा
एक मिनट के लिए सिर्फ एक्सट्रीमली सॉरी, वो जरा बच्चे मेरे थोड़े से कुछ पुठी हरकतें कर रहे थे, तो मैंने कहा मैं उनको जाके रोकूं। अच्छा तो कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, ये पैसे भिजवा दीजिएगा बस। अच्छा, तो जो पहली चीज है वो ये है कि ये जो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट है ये टेलर मेड होते हैं। ये पहले से ही जो उसकी स्टॉक एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से होंगे, उन्हीं की बताई हुई डेट्स पे एग्जीक्यूट हो सकेंगे, उन्हीं की बताई हुई कंडीशंस पे एग्जीक्यूट हो सकेंगे। ये इनके साथ ज़रा थोड़ा सा ड्रॉबैक होता है, लेकिन जो एक पॉजिटिव चीज़ है वो ये है कि नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स आपको बहुत इजीली किसी भी चीज़ के जो है वो मिल जाएंगे, क्योंकि बहुत से लोग जो है वो उसके अंदर ट्रेड कर रहे हों। ठीक है। यस सर। अच्छा, ये कमोडिटी फ्यूचर्स मार्केट भी हो सकती है, कमोडिटी मार्केट भी हो सकती है, और ये फाइनेंशियल फ्यूचर्स भी हो सकते हैं, करेंसी भी हो सकती है, ये जो है वो किसी गवर्नमेंट के बॉन्ड्स भी हो सकते हैं, या कोई और भी चीज हो सकती है। तो कमोडिटी फ्यूचर्स भी हैं, या ये फाइनेंशियल फ्यूचर्स भी जो है वो हो सकते हैं। तो अच्छा, सेटलमेंट कुकर डेट्स के जो हैं, जी जी, ठीक हो गया सर, ठीक है। अच्छा, जो सेटलमेंट डेट्स हैं इनकी, सेटलमेंट डेट्स जो हैं वो इनकी वो हमेशा वैसे तो वो स्पेसिफाइड ही हुआ करती हैं। यूजुअली फ्यूचर्स आर ट्रेडेड फॉर जस्ट 4 सेटलमेंट डेट्स, जो कि यानी क्वार्टर के एंड पे, जो कि मार्च होगी, जो कि पहला क्वार्टर है, जून है, सितंबर है और दिसंबर है। हर 3 महीने के बाद, 3 महीने के आपको वो मिलेंगे ट्रेडिंग के लिए, कॉन्ट्रैक्ट्स की एग्जीक्यूशन डेट्स होंगी। अब मसला यहाँ पे अगेन देखें, फिर ये आ सकता है कि अगर आपकी जो डिलीवरी डेट है, एग्जीक्यूशन डेट है, वो अगर फरवरी है या अप्रैल है या अक्टूबर है या नवंबर है, तो वो यहाँ पे जो है वो आपको के पास ऑप्शंस जो है वो नहीं। लेकिन उसका सर हल होता है ना, वो लास्ट टाइम भी मेरा ख्याल है आपने वो पिछली जो क्लास हमने पढ़ी थी, जी जी, तो पिछले सेमेस्टर में उसमें ये होता है कि वो ऐसी डेट चूज करते हैं विच इज क्लोजर टू द डेट विच इज बिल्कुल ऑफर्ड। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो बहरहाल, एक तो क्वार्टरली ट्रेडिंग होती है फ्यूचर्स की, और दूसरी ये है कि जो भी अजम्पशन जो है वो यही होगी कि जो भी क्वार्टर होगा तो क्वार्टर का एंड होगा, जिस पे यानी जिस जिस मंथ की भी बात हो रही है, उस मंथ के एंड पे जाके जो होगा वो कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट होगा। हाँ, अगर कुछ बता दिया जाता है कि आप इसके अलावा भी कर सकते हैं तो चलें, फिर हो जाएगा, वरना नॉर्मली यही होता है कि जो मंथ एंड की जो डेट होती है बेसिकली उस पे इनको एग्जीक्यूट किया जाता है। क्लियर है जी? सर कौन से मंथ, जो मंथ मतलब हमने जैसे चूज किया मार्च होता है, है उसमें? जैसे मार्च है या जून यस है, सर। सितंबर है तो दिसंबर है, तो ये इसके एंड पे ही होगा, मार्च के एंड पे ही और होगा, सर और जी जून के, क्वार्टर डेट क्वार्टर होगा। हाँ, क्वार्टर के एंड पे ही जाके होगा। ठीक है। सही है सर। ठीक है। अच्छा, फिर इसमें जो नेक्स्ट बात जो इसमें है वो
अच्छा जी, यार वो फिर अच्छा, जो फ्यूचर प्राइसेस वगैरह जो हैं वो हमने डिस्कस की हुई है कि ये वो प्राइस है जो कि दो बंदों जो जो आपकी स्टॉक एक्सचेंज ने जो है वो आपकी बताई हुई होती है और जिसके ऊपर आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आपका एग्जीक्यूट होगा। लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि वंस ये कॉन्ट्रैक्ट वगैरह हो जाता है और प्राइस जो है वो फ्लक्चुएट डेफिनेटली जो है वो कर सकती है, तो अकॉर्डिंगली आप भी फिर ये है कि उसकी एडजस्टमेंट साथ साथ जो है वो करते रहेंगे, क्योंकि आपको भी पता होगा कि जो कॉन्ट्रैक्ट्स जो कि ट्रेड हो रहे हैं उस पे स्टॉक एक्सचेंज तो हम उसको नहीं कहेंगे, हम इसको यानी ये जो मर्केंटाइल एक्सचेंज है जिस पे ये हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स एग्जीक्यूट हो रहे हैं, डे बाय डे उनकी प्राइस जो है वो फ्लक्चुएट करेगी। और इफ़ यू रिमेंबर तो हमने जो बात की हुई थी उसकी मार्जिन्स की, और मार्जिन्स में इनिशियल मार्जिन था हमारा और मेंटेनेंस मार्जिन था, तो फिर वो मार्जिन के लिहाज से आप अपना गेन या लॉस वगैरह जो है वो रिकॉर्ड करते रहते हैं। थोड़ी देर में इसकी डिस्कशन भी जो है वो आगे आ रही है। तो पहली चीज जो ये है वो 1.2 अब मैं बेसिकली डिस्कस कर रहा हूँ, रोल ऑफ द फ्यूचर्स एक्सचेंज। वो ये है कि जो एक्सचेंज जो बेसिकली होती है वो रूल्स इस्टेब्लिश करना बेसिकली उसका काम है, और क्रेडिट रिस्क को एलिमिनेट करना इसका काम है। ये दो मेजर काम होते हैं जो कि आपकी जो भी एक्सचेंज होती है जहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट्स एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं, ये उसका काम है कि नंबर 1 रूल्स एग्जीक्यूट करना और इस्टेब्लिश करना, एग्जीक्यूट करना। अब वो रूल्स क्या होंगे? वो रूल्स जो हैं वो हो गए कि यानी वो जो स्पेसिफिकेशंस के किस डेट को एग्जीक्यूट होगा, कब कब किस मंथ में होगा, क्वांटिटी क्या होगी, प्राइस क्या होगी, ये सारे डिटरमिन करना ही उसका काम है। और नंबर 2 के क्रेडिट रिस्क एलिमिनेट करे। अब क्रेडिट रिस्क एलिमिनेट कैसे होगा? क्रेडिट रिस्क एलिमिनेट ऐसे होगा कि दोनों पार्टीज जो कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में बेसिकली दाखिल हो रही हैं, दोनों पार्टीज का कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली एक्सचेंज के साथ हो रहा होगा, उनका आपस में एक दूसरे के साथ जो है वो नहीं होंगे। मैंने अगर कोई चीज परचेज करनी है तो मैं परचेज करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट एक्सचेंज के साथ करूंगा, और एक्सचेंज एज अ मिडल मैन बीच में उस बंदे के साथ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी जो कि वो चीज बेच रहा होगा। तो बेचने वाले का कॉन्ट्रैक्ट भी बेसिकली एक्सचेंज के साथ है, खरीदने वाले का कॉन्ट्रैक्ट भी बेसिकली एक्सचेंज के साथ है। तो वो जो वो क्या कहते हैं कि ये उसी तरह से जैसे ब्रोकर होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इसमें फिर फायदा क्या हो गया? फायदा ये हो गया कि बैड डेट या नुकसान या कि भाई कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, ये चीज बिल्कुल एलिमिनेट हो जाएगी। हाँ ठीक हो गया, वो रेगुलेटरी बॉडी हो गई ना ये और जो हमारा मर्केंटाइल एक्सचेंज, हमारा बंदे के साथ नहीं, हमारा रेगुलेटरी बॉडी के साथ जो है वो हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। तो रेगुलेटरी बॉडी बेसिकली इसको वो करेगी, इंश्योर करेगी कि मुझे नुकसान ना हो। अब वो इंश्योर कैसे करेगी ये थोड़ी देर में आ रहा है आगे, अभी थोड़ा सा हम आगे चलेंगे तो ये भी चीज आएगी कि वो ये इंश्योर कैसे कर लेते हैं कि नुकसान वगैरह ना हो। लेकिन बहरहाल जो चीज फिलहाल याद रखने की वो ये है कि ये मिडिल पर्सन के तौर पे, इंटरमीडियरी के तौर पे ये अपना रोल प्ले कर रहे हैं, और बायर और सेलर जो है वो बेसिकली इन कांटेक्ट विद द एक्सचेंज है, नॉट डायरेक्ट इन कांटेक्ट विद द पार्टी। क्लियर है? ठीक हो गया सर। इसमें सर एक क्वेश्चन मतलब मेरे ज़हन में आ रहा है, मतलब ठीक है ये एक तो गवर्नमेंट ओन्ड बॉडीज होंगी, आर देयर एनी बॉडीज व्हिच आर प्राइवेट बॉडीज, एनी सच बॉडीज? देखिए ये जो हमारी स्टॉक एक्सचेंजेस भी हैं ना, स्टॉक एक्सचेंजेस भी हमारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, बट वो फिर भी गवर्नमेंट इसको
रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट है, वो ठीक है, लेकिन हाँ। हैं तो ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज ना। किसी जमाने में ये गारंटी लिमिटेड कंपनीज हुआ करती थी। गारंटी लिमिटेड कंपनीज क्या होती हैं, आरिश पता है कुछ? आरिश, यस सर। गारंटी लिमिटेड कंपनी क्या होती है? गारंटी लिमिटेड, हाँ सर वैसे तो मतलब मेरे माइंड में तो ये आ रहा है कि लेट्स सपोज जिस तरह वो बैंक्स अगर किसी को लैंड करते हैं तो वो कोई ना कोई इस तरह मॉर्टगेज या उसी से रेलेवेंट कोई मतलब एक गारंटी होती है, एक मतलब रिजर्व में उन्होंने रखा होता है। वैसे क्या होती है यार ये गारंटी लिमिटेड कंपनी? लेट्स सपोज डिसॉल्व भी हो जाए। सर गारंटी लिमिटेड में इतना मुझे पता है कि इसमें शेयर्स और वो चीजें नहीं होती। अच्छा, मतलब इसके अंदर शेयर होल्डर्स वगैरह नहीं होते। मेरे ख्याल से सर गारंटी लिमिटेड कंपनी वो होगी जिसको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या कोई भी गवर्नमेंट जो है वो उसकी गारंटी देगी कि इन केस अगर कुछ ना कुछ हो जाए तो वो विल पे फॉर इट। शुक्र है कि मैंने पूछ लिया। लॉस और तो शुक्र है मैं दस कि देता ना। अच्छा, होता यूं है सर, होता यूं है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, और फिर जो है वो ये होती हैं लिमिटेड बाय शेयर्स। ये जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, लिमिटेड बाय शेयर्स है। मतलब क्या हुआ इसका कि ये वो कंपनीज हैं जिसमें आपकी लायबिलिटी, आपकी आपकी अमाउंट इन्वेस्टेड इन शेयर्स तक महदूद है। आपकी लायबिलिटी, आपकी अमाउंट इन्वेस्टेड इन शेयर्स तक महदूद है। जितने के आपने शेयर्स लिए हुए हैं बस आप उतने ही लायबल हैं, उससे ज्यादा के लायबल आप नहीं हैं। नहीं है, ठीक हो गया। मसलन कंपनी बंद होने लगती है और क्रेडिटर्स की पेमेंट रहती है, क्रेडिटर्स को पेमेंट नहीं हो रही, तो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी को इन्वॉल्व नहीं किया जा सकता। बिल्कुल ठीक है सर। ठीक है? ठीक है सर, बिल्कुल समझ गया। अच्छा, गारंटी लिमिटेड कंपनी में क्या होता है, ये यूजुअली उन बिजनेसेस में है जो कि जरा थोड़े से रिस्कियर होते हैं कि एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी आप ये साथ में गारंटी देते हैं कि यार मैंने सपोज 2.5 लाख रुपए तो मैंने आपसे शेयर्स ले ली, लेकिन अगर कंपनी बंद हो रही हुई, ये गारंटी मेरी कंपनी के बंद होने के साथ मखसूस है कि अगर मेरी कंपनी बंद हो रही हुई और आपको पैसों की जरूरत पड़ी तो 2.5 लाख रुपए के तो शेयर्स मैंने आपसे लिए हुए हैं ही, मैं सपोज कि 10 लाख रुपए या 30 लाख रुपए या 50 लाख रुपए या 1 करोड़ रुपए मैं मजीद भी आपको हैंड ओवर कर सकता हूं। अगर आपकी कंपनी बंद हो रही हुई और आपको पैसों की जरूरत हुई कि आपने क्रेडिटर्स को पेमेंट करनी है, तो फिर मैं मजीद भी अपार्ट फ्रॉम द 2,50,000 rupees which I have invested in the shares, in addition to that I will contribute this much amount। ये गारंटी लिमिटेड कंपनी कहलाती है। इस तरह का शेयरों वाला काम कौन करेगा भाई? सर मैंने आपको बता दिया कि लाहौर स्टॉक एक्सचेंज जब लाहौर स्टॉक एक्सचेंज जब वो हुआ करती थी और जो कराची स्टॉक एक्सचेंज जब वो हुआ कराची स्टॉक एक्सचेंज हुआ करती थी, ये दोनों गारंटी लिमिटेड कंपनीज थी। बाद में फिर ये गारंटी लिमिटेड से इन्होंने अपने आप को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट करवाया। इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज तो एज फार एज आई हैव सीन, तो मेरी तो नज़र से वो हमेशा ही प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तौर पे गुजरी है, उसको तो मैंने गारंटी लिमिटेड के तौर पे देखा भी नहीं है। बाद में फिर वो भी गारंटी लिमिटेड से उसमें कन्वर्ट हो गई। बिजनेस क्योंकि ये रिस्कियर है और बहुत ही रिस्कियर है सर ये तो, और अमाउंट भी बहुत ऑब्वियसली बहुत ज्यादा हैवी इन्वॉल्व है, तो वहां पे फिर आपकी लिमिटेड बाय शेयर्स वाली बात जो है वो प्रॉपरली बैठेगी नहीं फिर। तो इस वजह से फिर लोगों को गारंटी देनी पड़ती है कि यार इन एडिशन टू द अमाउंट इन्वेस्टेड इन शेयर्स हम इतनी अमाउंट मजीद भी इन्वेस्ट करेंगे। एक और जो मेरे जहन में कंपनी आ रही है वो हमदर्द
जो है कंपनी हमदर्द लेबोरेटरीज जो है, ये भी किसी जमाने में गारंटी लिमिटेड कंपनी हुआ करती थी, फिर बाद में ये भी खैर चेंज हो गया। सर अगर जो एक्स्ट्रा जो उन्होंने वो अमाउंट पे की होगी जो गारंटी के तौर पे, तो वो नहीं पे बैक किस तरह होगा? देखिए ये जब भी इस तरह की कोई गारंटी या वो कुछ लेके आता है ना, तो फिर वो उसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ पार्स या रिटर्न फिर वो उसके हिसाब से ही क्लेम करता है। मसलन अगर पार्टनरशिप है और मैं वैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर पार्टनरशिप है और पार्टनर्स एक डोरमेंट पार्टनर है, कुछ भी नहीं करता, एक बंदा वो है जो कि काम सारा करता है और हैंडलिंग भी बिजनेस की वही कर रहा है, ऑपरेशंस भी वही चला रहा है, तो ऑब्वियसली फिर उसके जो होंगे उसका जो शेयर होगा इन द प्रॉफिट वो भी ज्यादा होगा और वो भी फिर पार अपने हाथ में ज्यादा रखेगा और मैनेजमेंट में भी उसका हाथ दूसरे बंदे की बनिस्बत ज्यादा होगा। तो फिर इस तरह के बेनिफिट्स वगैरह जो है वो आप हासिल करते हैं इन चीजों के बदले में। सर जी सर, वो अगर आप ये कह रहे हैं कि कोई भी जो कंपनी है जो गारंटीड बाय लिमिटेड है वो अपना कैपिटल है वो राइज नहीं करती बाय शेयर होल्डर, बट जो कुछ उसके थोड़े मेंबर होते हैं वो उससे रेज करती है, तो ये मेंबर्स क्यों अपनी कंपनी को मतलब इतना वो सपोर्ट करेंगे कि अगर उसके डेट बढ़ जाते हैं तो वो मेंबर्स पे करेंगे ना कि वो कंपनी पे करेगी? तो देखें ये मेंबर देखें दो शायद मिसकंसेप्शंस हैं आपको, तो वो मैं आपको क्लियर कर दूं। पहली चीज तो ये कि गारंटी लिमिटेड कंपनी में भी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, गारंटी लिमिटेड कंपनी में भी पहली बात तो ये है कि शेयर होल्डर्स इन्वेस्टमेंट करेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब इसकी भी दो किस्में हो सकती हैं, लेकिन मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा, मैं आपको सिंपल बस ये बता रहा हूँ कि इन्वेस्टमेंट वो भी होगी। जैसे हम एग्जांपल उसकी दो हैं, गारंटी लिमिटेड कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, गारंटी लिमिटेड कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। बहरहाल मैं उस बहस में नहीं जा रहा, मैं ये कह रहा हूँ हम जरा बात थोड़ी सी आसान रखते हैं। गारंटी लिमिटेड कंपनी में भी शेयर्स लेके ही आप उसके शेयर होल्डर बन सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो जब आपने शेयर्स ले लिए और अगर कोई वैसे उतार चढ़ाव हो जाता है, कंपनी अगर नुकसान में जा रही है, तो तब की बात मैं नहीं कर रहा। उतार चढ़ाव तो आते रहते होते हैं, कभी बिजनेस प्रॉफिट में चला जाता है, कभी बिजनेस लॉस में चला जाता है, तो हम तब की बात नहीं कर रहे कि हम अगले बंदों से कहें कि यार हर दूसरे 5वें दिन तुम मुझे पैसों की जरूरत पड़ गई है तो तुम मुझे पैसे दे दो। मैं उसकी बात हरगिज नहीं कर रहा हूँ। नॉर्मल ऑपरेशंस तो चलते ही रहेंगे। हाँ, अगर कभी आपकी कंपनी बंद ही होने लगे तो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ तब की कंडीशन है कि जब कंपनी बंद ही हो रही है, तो मैं क्योंकि शेयर होल्डर हूं इस कंपनी का, मैंने बहुत अरसे इस कंपनी से फायदा उठाया है, तो अब मैं कंपनी को गारंटी, और ये गारंटी मैं बहुत पहले दे आया हूं, जिस वक्त मैं कंपनी का मेंबर बन रहा था, कि जितना फायदा भी मैंने उठाया है फिर उसी फायदे के अगेंस्ट मैं इसको कॉम्पनसेट भी करूंगा, और जितना कॉम्पनसेट करूंगा उसी लिहाज से मेरी पोजीशन तय होगी बिजनेस के अंदर, और उसी हिसाब से बेनिफिट भी मिलेगा फ्यूचर में। डेफिनेटली, हाँ जी, हाँ जी। और ये थोड़ा सा मैनिपुलेटिव भी हो जाएगा इन सर्टेन सिनेरियोज। देखिए सर, वो तो फिर एक छोटा सा क्वेश्चन, मैनिपुलेटिव के लिहाज से भी एक वो थोड़ा बहुत वो चीज है, लेकिन ये भी तो देखें कि अगर एक बंदा इतनी बड़ी गारंटी दे रहा है तो वो रिस्क भी तो ले रहा है ना सर। तो रिस्क लेगा तो फिर ऑब्वियसली वो रिवॉर्ड भी उसी के लिहाज से फिर क्लेम करेगा कि यार रिस्क लेने की बारी आए तो तुम मुझे रगड़ दो, लेकिन रिवॉर्ड देने की बारी आए तो आप कहेंगे यार नहीं हो सकता, तो फिर ऑब्वियसली उसने अपना इंटरेस्ट भी तो प्रोटेक्ट करना है ना। दूसरों की गलती की सजा मैं क्यों भुगतूंगा, जबकि मैंने इन्वेस्टमेंट भी की होगी और वो मुझे पे भी एंड पे करनी पड़ेगी, तो मैं ये काम करूं ही क्यों? सही है सर, एग्जैक्टली। ठीक है जी। कोई और भी? इसमें क्वेश्चन ये था, जी सर, मैं क्वेश्चन पूछना चाह रहा था। वो इसमें ये था कि इसके ऊपर जो रिटर्न्स मिलेगा इन शेयर्स के ऊपर, वो नॉर्मल रिटर्न्स से ज्यादा है, और उसका क्या मतलब कैसे जाता है? देखिए है तो ये कंपनी ही, मिलेगा तो डिविडेंड ही, ठीक है। सही है सर। लेकिन अब वो डिविडेंड की परसेंटेज वगैरह क्या हो, आप मसलन बहुत रेलेवेंट एग्जांपल नहीं है, लेकिन जब पीटीसीएल में, जो कि माशाल्लाह आपकी बहुत ही हर दिल अजीज एक कंपनी है, उसके अंदर जब इन्होंने इत्तसालात ग्रुप से इन्वेस्टमेंट मांगी
तो उन्होंने कहा कि यार हमें 25% कंट्रोलिंग शेयर्स दे दें। अब कंट्रोलिंग शेयर्स जो हैं वो एक शेयर जो है वो एक कंट्रोलिंग शेयर नॉर्मल 2 शेयर्स के बराबर है। कहने का मकसद ये हुआ कि अगर आप एहसन जो है वो एक ही वोट डाल सकता है तो मैं 2 वोट डालूंगा, मेरा एक वोट आपके 2 वोट्स के बराबर होगा। ये कंट्रोलिंग शेयर हो गया। तो अब इसमें और इसके साथ साथ उन्होंने मजीद भी कि यार हम इन्वेस्टमेंट तब लेके आएंगे, नंबर 1 कंट्रोलिंग शेयर्स आप देंगे, नंबर 2 कि जो भी जो मेजर वो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज जो हैं उसमें सुनी इनकी ज्यादा जाएंगी और वेटेज इनकी डिसीजन को ज्यादा दी जाएगी। ऑपरेशंस कहाँ कहाँ परफॉर्म हो, किस तरीके से परफॉर्म हो, उसमें भी से इनकी ज्यादा होगी। तो फिर इस वाले केस में आप यूं भी कर सकते हैं कि आप डायरेक्टर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आप खुद जाके बैठ जाएं और सैलरी भी लेना शुरू कर दें। सही है सर। मजीद ये भी आप कर लें कि यार 10 लाख रुपए से ऊपर की जो डिसीजन भी लेनी है उसमें मेरी कंसेंट होना जरूरी है। सही। कुछ और भी कोई सवाल कर रहा था? नहीं सर, यही कंफर्म करना था इसमें। अच्छा, तो यहाँ तक क्लियर है जी सबको? यस सर। 3 मिनट रह गए हैं जी, तो 3 मिनट, हाँ 3 मिनट के बाद ये फिर जरा वो क्लोज हो जाएगा और उसके बाद फिर दोबारा आपको मैं लिंक भेजूंगा तो आप फिर ज्वाइन कर लीजिएगा। वो असल में ब्रेक कर लेते। हाँ ठीक है, चलें 15 मिनट की ब्रेक कर लेंगे, ब्रेक कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। वो होता यूं है कि ये 40 मिनट के बाद असल में जो ये वीडियो रिकॉर्ड में साथ में कर रहा हूँ कि अगर आप में से किसी की अगर कोई पार्ट रह गया हो तो वो बाद में इसको सुन ले। जैसे शुजात नहीं है तो शुजात को ये है कि हम ग्रुप में जब शेयर करेंगे तो शुजात के पास ये बात पहुंच जाएगी, या उन्हीं नहीं है तो उन्हीं तक ये बात पहुंच जाएगी और उनका टाइम जो है वो ज़रा थोड़ा सा ज़ाया नहीं होगा। तो 40 मिनट के बाद ये वीडियो कंपाइल करना शुरू कर देता है तो चीज़ ब्रेक हो जाती है बीच में। अदर देन दैट और कोई मसला नहीं। सर ये रिकॉर्डिंग कैसे मिलेगी? ये उसके पास ब्रेक वाली बात भी पहुंचेगी? हाँ जी, ब्रेक वाली बात भी पहुंचेगी सर। और वो कैंटीन खुली होगी सर नीचे? इतनी एडजस्टमेंट सर मेरा ख्याल है वो कर लेगा। अच्छा सर ये रिकॉर्डिंग इधर ग्रुप में ही होगी या पर्सनली आपके पास है? सर ये वो मैं आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगा। यस, अब व्हाट्सएप पे शेयर कर, व्हाट्सएप पे शेयर हो जाएगी, मैं आप लोगों को भेज दूंगा। आवाज सही नहीं आ रही। मैंने कहा व्हाट्सएप पे। अभी भी नहीं आ रही आवाज? अब आइए सर। व्हाट्सएप पे शेयर हो जाएगी। यस सर। व्हाट्सएप जी सर, उस पे शेयर हो जाएगी। चलो ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू भाई मैं तुझे भेज दूंगा उस्मान, रिलैक्स। अच्छा ठीक है। अब इसमें जो पहले हमने जो 1.2 की हम बात कर रहे हैं, 1.2 में हमने जो किया कि एक तो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो स्टॉक एक्सचेंज बनाएगी और ट्रेडिंग जो होगी ट्रेडिंग स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ही होगी, आपस में डायरेक्ट होने वाला कोई मामला जो है वो नहीं है, जिसकी वजह से फिर क्या होगा कि जो क्रेडिट रिस्क है वो बीच में से एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, क्रेडिट रिस्क मीन डिफॉल्ट रिस्क जो है वो बिल्कुल एलिमिनेट हो जाएगा, डिफॉल्ट रिस्क एलिमिनेट हो जाएगा। ओके ठीक है, नीचे फिर इसने सारी यही चीज एक्सप्लेन की हुई है जो हमने अभी बात कर ली। ठीक है, आगे फिर जो हमारा काम है वो मार्जिन्स से स्टार्ट होगा, तो वो फिर हम ब्रेक के बाद फिर हम डिस्कस कर लेते हैं। 5:44 हो रहे हैं, 6 बजे बाद दोबारा शुरू कर देंगे। ठीक है, डन हो गया सर। ओके ओके सर।